हमेशा की तरह ही आपका डीपीएस हिंदी क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। और मैं दामोदर शर्मा। आज हमारा जो पुराना वीडियो चल रहा था पिछले कई दिनों से, वह चल रहा था वाक्य शुद्धि के संदर्भ में। वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हमने पढ़े कि वाक्य में अशुद्धि कितने प्रकार की होती है। उनके अंदर हमने देखा कि वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी, क्रम भंग संबंधी, क्रिया संबंधी, अनावश्यक शब्द संबंधी, सर्वनाम संबंधी और विशेषण संबंधी। इनके अंतर्गत हमने इन 4 प्रकार की अशुद्धियों के बारे में तो विस्तार से अध्ययन कर लिया था। और अगर आप इनसे वंचित रह गए हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो पुराने वीडियो है वाक्य शुद्धि के, उनसे संबंधित उनको जाकर के आप एक बार देख लीजिए और इसका अभ्यास कर लीजिए। हम और अधिक एक साथ देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर भी आप जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। जो आज हम अध्ययन करेंगे वह करेंगे क्रिया संबंधी और अनावश्यक शब्द संबंधी जो अशुद्धि होती है वो किस प्रकार की होती है। सर्वप्रथम हम लेते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत वाक्य में कई बार हम बोल देते हैं कैसे भी हम बोल देते हैं, वो क्रिया उसके लिए अनुचित रहती है। वो हम जैसे चिड़िया का चहकना हम बोल देते हैं चिड़िया बोल रही है, चिड़िया बोल रही है। और हमको उस जगह बोल रही है किस काम को, उसकी क्रिया क्या होनी चाहिए, चहक रही है। तो इस प्रकार की जो क्रिया जैसी लगनी चाहिए वैसी न लगा देते, दूसरी क्रिया लगा दी जाए तो उसको भी हम क्रिया संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए हैं, उन उदाहरणों को हम हल करते हैं एक बार। जैसे पहला उदाहरण देखा हमने, अब हम भोजन खाएंगे। क्या वाक्य, अब हम भोजन खाएंगे। एक दृष्टि से हम इसको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वाक्य बिल्कुल सही है, क्या परेशानी है, लेकिन इसमें गलती है। ये जो खाएंगे, ये जो फल खाएंगे, जब तो ठीक है, फल को तो हम सीधे खा रहे हैं। भोजन में जो सामग्री है उनको खाएंगे, हम भोजन तो नहीं खाएंगे। तो भोजन खाएंगे के स्थान पर क्या करेंगे, हम करेंगे। अब हम भोजन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको शुद्ध कर देना है। भोजन खाएंगे क्रिया उचित नहीं लग रही है, उचित क्रिया क्या लग रही है, करेंगे। तो इस प्रकार हमको ये शुद्ध कर देना है। अगला उदाहरण देखते हैं, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसमें क्या गलती हुई, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस शब्द पर गौर करें, स्पष्टीकरण अर्थात स्पष्टीकरण, स्पष्टी देना, स्पष्ट करना। स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, कार्य क्या रहा। तो अब और स्पष्टीकरण और करने, इस करने की लिए कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से इसको लगा दिया है। इसको हम इस क्रिया के बिना भी हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे। अब देखिए, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब करने की जरूरत नहीं है, यहां पर एक करना शब्द जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, इससे ही वाक्य शुद्ध हो रहा है। तो इसमें ये क्रिया की जरूरत नहीं थी, फिर भी क्रिया लगा दी, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं अपन, राम ने संकल्प लिया। ठीक है, ये संकल्प कोई वस्तु थोड़ी है, कोई सामग्री हो, उठा लिया हो, ले लिया था, हमने सामग्री ले ली, ये तो समझ में आता है। लेकिन संकल्प लिया, संकल्प लिया नहीं होता है, ध्यान रखना बच्चों। संकल्प लिया नहीं होता, संपर्क किया जाता है। संपर्क, ये संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्या है, राम ने
संकल्प किया। क्या हो गया इसका? राम ने संकल्प किया, लिया नहीं, संकल्प किया। इसी तरह से देखो, आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। वाक्य देखो, आगामी रविवार, आगामी मतलब आने वाले रविवार को। अब आने वाले रविवार को गया था, अब आने वाला रविवार भूतकाल में या भविष्य काल में है? आने वाला रविवार भूतकाल में या भविष्य काल में? विचार करो। हाँ बिल्कुल सही, ये आने वाला जो रविवार है वह भूतकाल में न होकर के भविष्य काल में होगा, तो इसकी क्रिया भी हमको भविष्य काल की लगानी होगी। कैसे? आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, नहीं जाएगा, गया था के स्थान पर जाएगा। पुनः लिख देता हूं वाक्य, आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। अब सही बैठा है। ये जो वाक्य है, ये जो नीले रंग में है, ये शुद्ध वाक्य है और काले रंग वाले अशुद्ध वाक्य है। ध्यान रखना। घोड़ा चलते चलते डट गया। ये डट गया क्या होता है? घोड़े के लिए डट गया प्रयोग नहीं होता मित्रों, घोड़े के लिए प्रयोग होता है अड़ गया। घोड़ा चलते चलते अड़ गया। क्या लिखिए हम? घोड़ा चलते चलते अड़ गया। डट गया नहीं, अड़ गया। घोड़ा चलते चलते अड़ गया। इस प्रकार हम इसको शुद्ध करेंगे। तो एक बार और पुनः मैं बता देता हूं कि जहां पर जो क्रिया लगनी चाहिए उसकी जगह पर कोई गलत क्रिया लगा दी जाए या उपयुक्त क्रिया नहीं लगे तो वह भी क्रिया संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत ही आता है। इस तरह के हमको ध्यान रखना चाहिए। चाहे कर्ता या कोई कार्य भूतकाल में हो रहा हो, उसके अंदर भविष्य काल की क्रिया लगा दी तो वह क्रिया गलत है। एक वचन का वाक्य है और बहुवचन की क्रिया लगा दी तो वह भी गलत हो गया। क्रिया हमको सही तरीके से लगे, अगर नहीं लग पाई तो वो क्रिया संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब हम दूसरा जो बिंदु हमारा वह है अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। यह अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि होती क्या है वो हम देखते हैं। अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत हमारा जो बिंदु है वह रहेगा, अगला बिंदु आता है अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। क्या हो गया? अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी शब्द अनावश्यक रूप से आ जाता है, उसकी जरूरत भी नहीं रहती, फिर भी वो आ जाता है। कैसे? जैसे पहले मैं कुछ उदाहरण देता हूं। यहां पर उदाहरण के अंतर्गत मैंने लिखा उदाहरण पहला, मेरे पास केवल मात्र 5 रुपए है। मेरे पास केवल मात्र 5 रुपए है। दूसरा हमने लिखा उदाहरण, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। ठीक है। एक उदाहरण और लिखते हैं, उसने सविनय पूर्वक निवेदन किया। अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इस तरीके के हमारे पास उदाहरण आ जाते हैं।
अब इन उदाहरणों में क्या करना हमको देखिए, इनमें क्या है, उदाहरणों में कोई गलती नहीं है, केवल हमको कुछ शब्द ऐसे नजर आ रहे हैं जो अर्थ एक शब्द से ही काम चल रहा है, दूसरा हमने अनावश्यक रूप से लिख रखा है। कैसे? मेरे पास केवल मात्र, और करो, केवल और मात्र दोनों ही शब्द एक ही अर्थ दे रहा है, चाहे केवल कह लो या मात्र कह दो, एक ही बात है। तो हम में से इसको लिखते समय हम वाक्य जब शुद्ध करेंगे तो मेरे पास केवल 5 रुपए है, या तो ये वाक्य शुद्ध हो गया, या फिर हम लिख सकते हैं मेरे पास मात्र 5 रुपए है। दोनों में से एक शब्द को ही हमको लिखना है। ठीक है, अब दूसरे में क्या हो गया? शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। हम जानते हैं शायद और अवश्य ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, एक इसमें अनावश्यक है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। अनुपयुक्त शब्द है, उचित शब्द नहीं है, तो क्या करेंगे? शायद आज वर्षा आएगी, इस तरीके से हमको शुद्ध कर देंगे इसको। अगला देखिए, उसने सविनय पूर्वक निवेदन किया। उसने सविनय पूर्वक निवेदन किया, क्या गलती रह गई? देखो शब्द होते हैं विनय पूर्वक, इसका अर्थ क्या होता है? विनय के साथ। सविनय, सविनय विनय के साथ, विनय पूर्वक, ये सविनय का अर्थ विनय पूर्वक। या तो आप सविनय लिख दीजिए या विनय पूर्वक लिख दीजिए, दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे? उसने सविनय निवेदन किया। उसने सविनय निवेदन किया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक अनुपयुक्त शब्द हटा दिया इसमें। अब अगला देखिए, अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। पता लगाओ क्या हुआ? अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। तो अपराधी को मृत्युदंड और सजा, दंड और सजा दोनों में क्या अंतर है? दंड और सजा एक ही तो बात है, या तो मृत्यु की सजा सुनाई या मृत्युदंड सुनाया, दोनों बात है। तो हम इसका शुद्धिकरण क्या करेंगे? अपराधी को मृत्यु की सजा सुनाई। इस प्रकार हमारे वाक्य शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार हमारे वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार की अगर गलतियां दिखती है हमको, तो वह होती है अनावश्यक शब्द संबंधी। इसके पहले हमने पढ़ी क्रिया संबंधी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, दोनों प्रकार की अशुद्धियां पढ़ने के पश्चात हम जो है ये 6 प्रकार की वाक्य अशुद्धि हम पढ़ चुके हैं, और आशा करता हूं कि आपके ये 6 प्रकार की अशुद्धियां भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। इसके साथ आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर सर्वनाम और विशेषण संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अतः चैनल से जुड़े रहिए। अगले चैनल में, अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।